आज हम हिंदी अनिवार्य में कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर द्वारा रचित निबंध मैं और मैं का अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे पहले हम लेखक के परिचय के बारे में जानेंगे। श्री मिश्र जी का जन्म सन 1906 में सहारनपुर जिले के देवबंद ग्राम में हुआ था। राजनीतिक और सामाजिक कार्यों में इनकी गहरी रुचि रही है। स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में इन्होंने कई बार जेल की यात्रा भी की। इनका मुख्य कार्यक्षेत्र पत्रकारिता है। यूँ तो ये ज्ञानोदय के संपादक भी रहे, किंतु इनकी साहित्य साधना विशेषतः नया जीवन मासिक के संपादन प्रकाशन के रूप में व्यक्त हुई है। ललित निबंधों के क्षेत्र में भी इन्होंने अनवरत योग दिया है। इनके प्रमुख निबंध संग्रह है जिंदगी मुस्कुराई, माटी हो गई सोना, बाजे पायलिया के घुंघरू, दीप जले, शंख बजे। आकाश के तारे, धरती के फूल इनका लघु कथा संग्रह है। पत्रकार होने के नाते इन्होंने कई रिपोर्टाज भी लिखे। रिपोर्टाज यानी ये एक विधा का नाम है जिसे अंग्रेजी में रिपोर्टिंग कहा जाता है। इनके रिपोर्टाज क्षण बोले कण मुस्काए शीर्षक कृति में संकलित है। तो ये हुआ लेखक का साहित्यिक परिचय। यहीं पर प्रश्न बन जाता है कि कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का साहित्यिक परिचय लिखिए। तो आपको इनका साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय, रचनाओं के नाम और साहित्यिक विशेषता के आधार पर तैयार करना है। ये एक निबंधात्मक प्रश्न है। आगे देखिए, प्रस्तुत निबंध प्रभाकर जी के जिए तो ऐसे जिए शीर्षक कृति से लिया गया है। मैं और मैं निबंध है वह जिए तो ऐसे जिए शीर्षक रचना से लिया गया है। इसमें लेखक ने यह प्रतिपादित किया है कि प्रायः मनुष्य दूसरों के विषय में सोच समझकर दुखी और सुखी होता रहता है। उसका सबसे प्राथमिक कर्तव्य यह है कि वह अपने विषय में सोचे, अपने कर्तव्य का पालन करें और निरंतर कर्मरत बना रहे। यानी मनुष्य को अपने बारे में सोचना चाहिए। दूसरों के विषय में बातें करने से, दूसरों के विषय में दुखी होने के बजाय उसका सबसे पहला कर्तव्य है कि वह अपने बारे में सोचे और अपने कर्तव्य का पालन करे और निरंतर कार्य करता रहे। कर्तव्य करने के साथ साथ उसके अहंकार का बोझ नहीं लादना चाहिए। इसके साथ में लेखक ने यह भी बताया है कि अपने जीवन में कर्तव्य करने के साथ साथ करने का अहम नहीं होना चाहिए, क्योंकि अहंकार घृणा का पिता है। घृणा जीवन की संपूर्ण ऊंचाइयों की दुश्मन है। यदि मनुष्य के मन में घृणा का भाव आ जाता है तो वह उसे आगे नहीं बढ़ने देता है। अतः घृणा से बचना चाहिए। लेखक ने जो दूसरा संदेश दिया है वह यह है कि मनुष्य को जीवन के प्रति निष्ठा रखते हुए, निष्ठा ने विश्वास रखते हुए संघर्षों से घबराना नहीं चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि निराशा कर्म की गति को रोक देती है तथा नया और ताज़ा अनुभव नहीं करने देती है। तो यहाँ पर मैं और मैं निबंध के माध्यम से लेखक ने बताया है कि मनुष्य को अपने विषय में सोचना चाहिए तथा अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। दूसरों के बारे में सोचकर दुखी या सुखी होना ठीक नहीं है। अब निबंध देखिए। जब देखो गुमसुम, जब देखा गुमसुम। अरे भाई, तुम्हें क्या सांप सूंघ गया है कि सुबह के सुहावने समय में यूं चुपचाप बैठे हो? तुमसे तो अच्छे देवी कुंड के कछुए ही हैं कि तैरते नजर तो आ रहे हैं। उठो, दो चार किलकारियां भरो, अंगीठी के पेट में गोला डालो जिससे अपना भी पेट गरमाए। तो यहाँ पर लेखक ने बताया है कि लेखक एक बार गंभीर विचारों में मग्न रहते हैं।
तभी उनके वहाँ पर मित्र आ जाते हैं और उनके जो मित्र थे वे विनोदी स्वभाव के थे। उनको गंभीर मुद्रा में देखकर वे उनसे बातें करते हैं और कहते हैं। लेखक के मित्र ने आकर उनसे कहा कि जब भी वह देखता है तो उनको चुपचाप बैठा हुआ देखता है। उसे क्या सांप सूंघ गया है कि वे कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। वे कहते हैं कि सवेरे के इतने अच्छे आनंददायक समय में, सुहावने समय में भी आप चुपचाप बैठे हैं। उससे तो देवी कुंड में रहने वाले कछुए ही अच्छे हैं जो कुंड के पानी में तैर रहे हैं, यानी जीवन का आनंद ले रहे हैं। उनके मित्र ने लेखक से कहा कि वह उठे, कुछ प्रसन्नतापूर्वक बातें करें, अंगीठी सुलगाए, जिससे उसे खाने पीने को कुछ मिल सके। ओहो, तुम कहाँ से आ टपके इस समय? कोई कितने ही गंभीर मूड में हो, विचारों की कितनी ही गहराइयों में उतर रहा हो। तुम्हारी आदत है कि बीच में आ कूदना और फैलाने लगना लंतरानियों के लच्छे एक के बाद एक। यह सच है, यह बहुत बुरी आदत है। जब उनके मित्र इस तरह से बात करते हैं तो लेखक उन्हें बीच में ही रोकना चाहते हैं और पूछा कि वह इतने सवेरे वहां कैसे आ गए। कोई मनुष्य कितनी ही गंभीर मन स्थिति में हो या कितने ही गहन विषय पर विचार कर रहा हो, पर वह अपने स्वभाव के अनुसार बीच में अवश्य टोका टाकी पूछताछ करता है। वह तरह तरह की मनगढ़ंत बातें करने लगता है। लंतरानियों ने मनगढ़ंत बातें करना, वह यह नहीं सोचता है कि कोई कितनी गंभीर बातें सोच रहा है। उसकी यह आदत अच्छी नहीं है। तो यहाँ पर लेखक गंभीर तथा उनका जो मित्र है वह कैसा है? विनोदी स्वभाव का है। लेखक उनसे कहता है कि गंभीर विषय पर बात करते समय इधर उधर की बातें करना ठीक नहीं होता है। तो हम लंतरानियों के लच्छे फैलाते हैं, तुम गंभीर मूड में रहते हो। सच्चाई यह है भाई कि जमाना बहुत खराब है। लेखक के इस तरह गंभीर विषय पर बात करने से उनके मित्र कहते हैं कि तुम्हें ऐसा लगता है कि हम मनगढ़ंत बातें करते हैं और तुम हमेशा गंभीर मूड में रहते हो। सच तो यह है कि यह जमाना ही खराब है। जिस गधे को नमक दो वही कहता है कि मेरी आँख फोड़ दी। जिसका अच्छा करने जाओ, जिसका भला करने जाओ, वही बुरा समझता है। हम जा रहे हैं अपने काम। तुम्हें दूर से देखा, सुस्त रास्ता काट कर इधर आए, देखे कि माजरा क्या है। हमने तो तुम्हें दूर से थोड़ा सुस्त देखा, तो हम अपने रास्ते पर जा रहे थे, तो हमने सोचा कि देख लें कि क्या बात है और मामला कुछ गड़बड़ हो तो मदद करें, अगर कोई बात हो तो सहायता कर दें। पर तुम्हारे तेवर कुछ ऐसे बदले हुए हैं जैसे हम सुबह सुबह 4 रुपए मांगने आ गए हों। लेकिन तुम्हारे तो स्वभाव ही ऐसा है, तुम्हारे स्वभाव को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे हम सुबह सुबह तुम्हारे यहाँ कुछ उधार मांगने आ गए हों और पहले इसी तरह हाथ उधार उठाए रुपए हमने अभी तक वापस न किए हों। बहुत अच्छे रहे। और तुम्हारा जो स्वभाव है वह तो इस तरह का व्यक्त हो रहा है कि जैसे हमने पहले के भी उधार रुपए वापस न किए हों। बहुत अच्छा किया तुमने। ना ना, यह बात नहीं है। इस पर लेखक कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है। तुम्हारा आना सर आंखों पर, तुम्हारे आने का मैं आदर करता हूँ। तुम भी यह क्या बात कर रहे हो? तुम ऐसी कैसी बात कर रहे हो? पर बात यह है कि मैं इस समय बहुत गहरे चिंतन में हूँ। वास्तविक बात यह है कि मैं किसी विषय के बारे में सोच रहा हूँ। तो बताओ, तुम्हें गहरे चिंतन में क्या था? मैं अपने आप में खोया हुआ हूँ आज। मैं किसी
गहन विषय के बारे में सोच रहा था, इसीलिए मैं अपने आप में खोया था। वाह भाई वाह, क्या कहने। लो फिर बताऊं तुम्हें मैं भी एक बात कि आज तुमने ऐसी दूर की हाकी कि अब तक के सब छोक मात हो गए। हाँ जी, तो आज तुम अपने आप में खोए हुए हो मियाँ। खोए हुए हो तो डोंडी पिटवाओ, पुलिस में रिपोर्ट लिखवाओ। खड़े खड़े क्या देख रहे हो भेंगे बबूल से। तुम तो अजीब आदमी हो। मैं कह रहा हूँ संत स्वभाव एक गहरी बात है और तुम उड़ा रहे हो गुटप्पे। अने किसी विषय पर विचार करना यह संत का स्वभाव है, लेकिन तुम मेरी बात के मजे ले रहे हो। बात यह है कि पढ़ाई के लिए एक पैसा कभी किसी मास्टर को तुमने दिया ही नहीं। अक्ल आए भी तो कहाँ से। तो फिर मैं आज तुम्हें तुम्हारे ही जैसों की एक कहानी सुनाता हूँ। उसे सुनकर तुम समझोगे कि कैसे आदमी अपने आप में खोया जाता है। मैं तुम्हें आज एक किस्सा सुनाता हूँ कि कैसे व्यक्ति अपने आप में खोया रहता है। 5 आदमी आपस में गहरे दोस्त थे। करने धरने को कुछ नहीं, उनके पास करने के लिए कोई कार्य नहीं था। खाने को दोनों समय रोटी और पीने को भंग चाहिए। भंग ने भांग एक नशीला पदार्थ होता है। पांचों पक्के भंगड़ी पिए और धुत पड़े रहे। पांचों कैसे थे? नशा करने वाले थे और नशा करके नशे में ही पड़े रहते थे। एक दिन कहीं मंदिर में बैठे घोट रहे थे। उन पांचों की स्त्रियां इकट्ठी होकर जा पहुंची और लगी दिल के गुबार निकालने। दिल के गुबार ने मन की व्यथा बताना। एक दिन वे पांचों मंदिर में बैठे पीस रहे थे तो उन पांचों की पत्नियां इकट्ठी होकर वहां आ गई और अपने मन की बात उनसे कहने लगी। जो 10-5 आदमी वहां थे उन्होंने भी इन स्त्रियों की बात का समर्थन किया। वहां पर मंदिर में जितने भी और लोग थे उन्होंने उनकी पत्नियों की बात का समर्थन किया। बड़ी बेइज्जती हुई। पांचों ने कहीं परदेश में जाकर रोजगार करने का फैसला लिया। उन्हें ऐसा लगा कि आज हमारी बड़ी बेइज्जती हुई है, तो वे पांचों क्या करते हैं, किसी दूसरे जगह जाकर काम करने का फैसला करते हैं। पांचों चल पड़े। चलते चलते आपस में सलाह की कि भाई होशियारी से चलियो, कहीं रास्ते में ऐसा न हो कि सांझ हो जाए, जरा गहरी और खोया और कोई खो जाए। लौटकर उसकी घरवाली को क्या जवाब देंगी। फिर कुछ दूर गए, रात हुई, एक मंदिर में पड़कर सो गए। सुबह उठते ही तब पाया कि भाई पहले गिन लो और सब चौकस भी है। चौकस यानी सावधान। तो यहाँ पर लेखक ने बताया है कि 5 दोस्त कुछ काम नहीं करते थे और दोनों वक्त खाना और पीने को भांग चाहिए होती थी। एक दिन उनकी पत्नियों ने उन्हें भला बुरा कहा तो लज्जित होकर उन्होंने परदेश जाकर कुछ काम करने का विचार किया। पांचों दोस्त चल दिए और किसी एक स्थान पर एक मंदिर पे वे रुके। तो सवेरा होने पर एक ने सबको गिना तो उनकी संख्या कितनी थी। उन्होंने यह देखने के लिए गिनना चाहा कि वे सभी सही सलामत है। उनमें से एक ने सबको गिना, 1 2 3 4। फिर गिना 1 2 3 4। जोर से चिल्लाकर कहा, अरे हम तो घर से 5 चले थे और ये तो रात भर में ही 4 रह गए। दूसरे ने दोबारा सबको गिना पर वे ही 4। तीसरे ने गिना तब भी 4। मामला संगीन हो गया। संगीन हो जाना यानी जटिल हो जाना, मुश्किल हो जाना। तब पाया कि लौटकर घर चले, शायद 5वां आदमी रात को घर लौट गया हो।
रास्ते में सबके सब रोते पीटते लौट रहे थे। एक समझदार आदमी मिला, उसने इन्हें रोक कर पूछा कि वे किस मुसीबत में हैं। इन्होंने बताया कि हम घर से 5 चले थे, पर रात भर में 4 ही रह गए। उस आदमी ने इन्हें गिना तो वे 5 थे। उसने कहा, भले आदमियों, तुम घर से 5 चले थे और 5 ही अब हो, तो रो क्यों रहे हो? सब इन भंगड़ियों में से एक ने फिर सबको गिना, 1 2 3 4। समझदार ने कहा, अरे भोंदू, अपने को तो गिन। अब इन लोगों की समझ में आया कि मामला यह है कि जो गिनता है वह अपने आप को भूल जाता है। वही हाल मेरा हो रहा है। मैंने घर की सोची, पड़ोसी की सोची, देश की सोची, यूँ समझो कि दुनिया की बातें सोच मारी, पर अपनी बात पर भूल गया। कभी यह न सोचा कि आखिर मेरा मेरे प्रति क्या कर्तव्य है, क्या अधिकार है। आज मैं यही सोच रहा था कि तुम आ गए। कहीं फिर मैं गहरे चिंतन में था या नहीं। तो यहाँ पर लेखक बताते हैं कि हम जीवन भर क्या करते हैं, अपने बारे में दूसरों के बारे में सोचते हैं, लेकिन स्वयं के बारे में नहीं सोचते हैं। लेखक ने यहाँ पर जो किस्सा सुनाया, उस किस्से के आधार पर बताया है कि यही स्थिति इस समय मेरी भी हो रही है। मैंने अपने घर की सोची, अपने घर के बारे में सोचा, यहाँ तक कि अपने पड़ोसियों के बारे में भी सोचा। देश के बारे में सोचता हूँ, दुनिया के बारे में सोचता हूँ, लेकिन स्वयं के बारे में मैं कभी नहीं सोचता हूँ। आज मैं इसी बारे में विचार कर रहा था कि आखिर मेरा मेरे प्रति क्या कर्तव्य है, मेरा मेरे प्रति क्या अधिकार है। आज मैं इसी विषय के बारे में सोच रहा था और तुम आ गए। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति गहराई से सोचेगा या नहीं? भाई, बात तो तुम्हारी कुछ पते की लगती है। तो लेखक के मित्र कहते हैं कि तुम जो बात कह रहे हो वह तो सही है। हम दुनिया की बात सोचते हैं, पर अपनी नहीं। हम दुनिया के बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन स्वयं के बारे में नहीं सोचते हैं। सच बात बड़े कह गए हैं। यह सच है कि बड़े लोग भी यही बात कहते हैं, आप मेरे जग पर लो, यानी हम मर गए तो दुनिया मर गई। यदि जब तक हम इस संसार में, तब तक सब कुछ है। जिस दिन हम नहीं रहेंगे, तो हमारे लिए यह संसार में सब कुछ खत्म हो जाता है। हम नहीं तो जहान नहीं, यदि हम नहीं है तो संसार भी नहीं है। बात मन को लगती है। यह बात वास्तव में विचार करने की है, पर हम अपने बारे में सोचे ही क्या? हम अपने बारे में क्या सोचें? नहीं सोचते हो तो लिखाओ पशुओं में नाम, क्योंकि जो सोचता नहीं वह पशु है, जानवर है। लेखक कहते हैं कि यदि विचार नहीं करते हैं तो अपना नाम पशुओं की गिनती में कर लो, क्योंकि जो सोचता नहीं वह पशु है। तो हम पशु हैं आपकी राय में? वाह साहब, आप हमें पशु बता रहे हैं, पर भाई यह तो बताओ कि तुम्हारी पूंछ और सींग किधर दिखाई दिए हैं? पर पूंछ और सींग, पशु बनने के लिए पूंछ और सींग की जरूरत नहीं पड़ती। बात यह है कि पशुता और मनुष्यता दो भाव हैं। पहले सोचे और फिर चले वह मनुष्य, और सोचे कुछ नहीं, बस जिधर हवा ले जाए चला चले वह पशु है। अब आई तुम्हारी समझ में मेरी बात? पशु और मनुष्य में यही अंतर है कि मनुष्य पहले सोचता है और फिर आगे बढ़ता है, और पशु की स्थिति कैसी होती है कि उसे जिधर खाने का दिखाई देता है वह उस ओर मुड़ जाता है। वह विचारता नहीं है, वह सोचता नहीं है। तो सोचना जरूरी है। जी हाँ, सोचना जरूरी है, अपने बारे में सोचना जरूरी है। मैं यही जरूरी कार्य कर रहा था जब तुम आए थे। महाकवि शेख शादी एक दिन अपने बेटे के साथ सुबह की नमाज पढ़कर लौट रहे थे। उनके बेटे ने देखा कि रास्ते में दोनों तरफ वाले घरों में
अभी तक बहुत से आदमी सोए पड़े हैं। उसने अपने पिता से कहा, अब्बा ये लोग कितने पापी हैं, अभी तक पड़े सो रहे हैं और नमाज पढ़ने नहीं गए। विचारक शेख सादी ने दुख भरे स्वर में कहा, बेटा बहुत अच्छा होता तू भी सोता रहता और नमाज पढ़ने न आता। बेटे ने आश्चर्य से पूछा, यह आप क्या कह रहे हो मेरे अब्बा? शेख सादी ने और भी गहरे में डूबकर कहा, जब तू दूसरों की बुराई में खोजने के इस भयंकर पाप से बचा रहता मेरे बेटे। यदि तुम आज जिस तरह की बात कह रहे हो, यदि तुम सोए रहते तो तुम इस तरह दूसरों के बारे में जो बातें कह रहे इससे बच जाते। मतलब यह है कि अपने बारे में सबसे पहले जो बात सोचने की है वह यह कि मेरा यह अधिकार है कि मैं अच्छे काम करूं, अपने जीवन को ऊंचा उठाऊं, पर मेरा यह कर्तव्य भी है कि किसी कारण से अच्छे काम नहीं कर सकते या साफ साफ शब्दों में गिरे हुए हैं, उन्हें अपने कामों से ऊंचे बनने की प्रेरणा दूं। लेखक कहता है कि शेख सादी की जो शिक्षा का आशय है, शेख सादी के कहने का आशय है कि मनुष्य यह सोचे कि उसका अधिकार है कि वह अच्छे काम करे और अपने जीवन को ऊंचा उठाए। उसका यह भी कर्तव्य है कि वह अपने ऊंचे कामों से उन लोगों को प्रेरणा दे और अच्छा बनाए तथा ऊंचा उठाए जो पिछड़ गए हैं या जो अच्छे कार्य नहीं कर पाए हैं। उसको अपने अच्छे कार्य पर घमंड नहीं होना चाहिए। यहाँ पर लेखक का तात्पर्य है कि मनुष्य को कभी भी अपने अच्छे किए गए कार्यों पर घमंड नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी। बहुत बहुत धन्यवाद।